नमस्कार। आज हम अध्याय 5 वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत के अंतर्गत मेंडल के वंशागति के नियम, जिसमें हम एक जीन की वंशागति की और उसके अंतर्गत हम लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अर्थात प्रभावितता के नियम और मेंडल के विसंयोजन के नियम जो कि एक जीन की वंशागति पर आधारित है, इनका अध्ययन करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। मेंडल की वंशागति के नियम। यहाँ पर जब हम बात करें कि मेंडल ने कौन से पौधे पर अपना कार्य किया, कितने समय तक कार्य किया, क्या उन्होंने जो नमूने और जो आंकड़े लिए थे उसकी विश्वसनीयता क्या है, क्या उन्होंने स्वपरागण करवाया, क्या उन्होंने इन पौधों में कृत्रिम परागण करवाया, उन्होंने इन पौधों के विपरीत लक्षणों के कितने पौधे लिए, कितनी किस्मों को उन्होंने छांटा। तो इन सभी बातों के बारे में बात करेंगे। तो ग्रेगर मेंडल ने जो गार्डन पीस होते हैं, उन गार्डन पीस पे अपना प्रयोग किया। पाइजम सटाइवम के नाम से इनको हम जानते हैं। लगभग 7 वर्षों तक उन्होंने अपने प्रयोगों को इन पौधों के ऊपर किया और उसके आधार पर जीवों की वंशागति के नियम को प्रस्तावित किया। इस दौरान उन्होंने अपने प्रयोगों में नमूनों की विशाल संख्या ली, जिससे उनके आंकड़ों की विश्वसनीयता बनती है। उन्होंने कई नमूने लिए, कई एक्सपेरिमेंट किए और उसके बाद उन्होंने अपने वंशागति के जो नियम हैं उनको प्रतिपादित किया। इसलिए यह एक विश्वसनीय प्रयोग थे। मेंडल ने, चूंकि हम जानते हैं कि मटर एक द्विलिंगी पौधा है, उसमें द्विलिंगी पुष्प उत्पन्न होते हैं जिसमें नर और मादा जननांग दोनों होते हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये कि उसमें स्वपरागण की प्रक्रिया होती है। तो ऐसी परिस्थिति में जब उन्होंने विपरीत लक्षणों वाले पौधों की किस्मों के बीच में जब संकरण कराया होगा, तो कृत्रिम संकरण कराया होगा, उसकी विधि क्या थी उसके बारे में भी हम बात करेंगे। उन्होंने किस तरीके से जो द्विलिंगी पुष्प थे उनको एक लिंगी बनाया और कृत्रिम परागण को अंजाम दिया। मेंडल ने अपने इन प्रयोग में मटर की 14 अलग अलग किस्मों को छांटा, अर्थात उन्होंने 7 जोड़े विपरीत लक्षणों के लिए। इसके अन्य लक्षण समान थे। इनमें से कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। उन्होंने 14 मटर की अलग अलग किस्मों को लिया, जिसमें उन्होंने 7 विपरीत लक्षणों के जोड़े बनाए। उन्होंने तने की ऊंचाई के लिए विपरीत लक्षणों की किस्मों को लिया, जिसमें एक किस्म के तने लंबे थे, दूसरी के बौने थे। वहीं फूल की रंग के लिए विपरीत लक्षणों की किस्में ली, बैंगनी और सफ़ेद पुष्प वाली किस्में ली उन्होंने। फूल की स्थिति कि फूल जो है वो पौधे के ऊपर कहाँ लगा है, वो अक्षीय स्थिति में है या वो अत्यंत टर्मिनल स्थिति में है, इस प्रकार के विपरीत लक्षण यहाँ लिए उन्होंने। फली के आकार के लिए विपरीत लक्षणों की किस्में फूली हुई फली और सिकड़ी हुई फली। इसी तरीके से फली का जो रंग है उसके लिए विपरीत किस्में उन्होंने ली, हरी फली और पीली फली वाली किस्में। इसी प्रकार बीज का आकार वाली जो 2 विपरीत लक्षणों वाली प्रजातियां उन्होंने ली, वो गोल और मुरझाई हुई पुष्प की प्रजातियां थी, बीज की प्रजातियां थी। और बीज के रंग के लिए उन्होंने 2 प्रजाति ली, जिसमें कि पीला बीज और हरा बीज वाली प्रजाति जो थी वो विपरीत लक्षणों वाली प्रजाति उन्होंने ली। इस तरीके से उन्होंने ऊंचाई के लिए फूल के 2 लक्षण, फूल की रंग और स्थिति,
फली के रंग के लिए उन्होंने 2 लक्षण लिए, फली का आकार और फली का रंग, और बीज के लिए बीज के आकार और बीज के रंग के लिए उन्होंने विपरीत लक्षणों वाली किस्मों को चुना। इस प्रकार उन्होंने ये 7 विपरीत लक्षणों वाली प्रजातियों को लिया और अपने प्रयोगों को पूर्ण किया। आइए देखते हैं आगे इन्होंने अपने प्रयोगों को किस तरीके से किया और किस तरीके से इन्होंने अपने वंशागतिकी के नियम को प्रतिपादित किया। जब हम यहाँ देखते हैं एक जीन की वंशागतिकी, इसके पहले कि हम आगे प्रयोगों का अध्ययन करें, हम यहाँ देखें कि किस तरीके से मेंडल ने एक द्विलिंगी पुष्प को एक लिंगी पुष्प बनाया। उन्होंने जिस पुष्प को मादा पुष्प के रूप में प्रयोग किया जाना है अपने प्रयोग के दौरान, उस पुष्प को उन्होंने, उस पुष्प के जो नर जनन अंग है, जो बुकेसर है, जो स्टेमन्स है, उन स्टेमन्स को उन्होंने विकसित होने के पहले ही काट दिया। अर्थात यह एक द्विलिंगी पुष्प अब एक लिंगी मादा पुष्प में परिवर्तित हो गया था। ऐसी स्थिति में अब इन्होंने आसानी से एक दूसरे पुष्प से, जिसको नर पुष्प के रूप में प्रयोग किया जाना है, वहाँ से पराग कणों को लेकर इस मादा पुष्प के ऊपर स्थानांतरित कर दिया और अब यहाँ पर ये पर परागण की प्रक्रिया हो गई और उसके बाद उन्होंने अगली पीढ़ी के लक्षणों का अध्ययन किया। तो ये प्रक्रिया, जिसको हम इमास्कुलेशन के नाम से भी जानते हैं, इस इमास्कुलेशन की प्रक्रिया को उन्होंने अपने पर परागण की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए अपने प्रयोग के दौरान उपयोग किया। अब हम आगे चलते हैं। मेंडल ने वंशागत के अध्ययन के लिए एक प्रयोग में मटर के लंबे तथा बोने पौधे का संकरण किया। ये यहाँ पर लंबा पौधा और दूसरा बोना पौधा, उसका संकरण किया। इस प्रयोग द्वारा एक जीन का आनुवंशिक अध्ययन किया गया कि किस तरीके से, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ एक ही लक्षण देख रहे हैं इन पौधों में, इस पौधे की हमने ऊंचाई वाला लक्षण लिया है और यहाँ पर भी इसकी ऊंचाई वाला लक्षण लिया है। ये लंबा पौधा है और ये बोना पौधा है। यहाँ पर हमने सिर्फ हाइट के कैरेक्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं। इस प्रयोग द्वारा उन्होंने एक जीन आनुवंशिक अध्ययन किया। अन्य दूसरे जीन भी होंगे, लेकिन उन जीनों के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ उन जीन के बारे में बात कर रहे हैं जो इन पौधों में, जो पौधों की लंबाई के लक्षण को नियंत्रित करते हैं। तो एक पौधा जो लंबा है, दूसरा पौधा जो बोना है, जब इन दोनों पौधों के बीच में उन्होंने संकरण करवाया और आनुवंशिक अध्ययन किया गया, इस संकरण से उत्पन्न बीजों को उगाकर उन्होंने प्रथम पीढ़ी के पौधे प्राप्त किए। जब इन संकरण से उत्पन्न जो पौधे थे, फलियों से जो बीज प्राप्त हुए, उन बीजों को उगाकर जब उन्होंने देखा तो उन्होंने देखा कि इस पीढ़ी की और ये जो पीढ़ी, पहली पीढ़ी आई बीजों को उगाने के बाद में, इसको उन्होंने F1 पीढ़ी या फर्स्ट फिलल जनरेशन का नाम दिया। मेंडल ने देखा कि F1 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे थे, अर्थात अपने लंबे जनक के समान थे, कोई भी पौधा बोना नहीं था। ये F1 पीढ़ी के जितने भी पौधे उनको प्राप्त हुए, ये सब अपने लंबे जनक के समान थे और कोई भी पौधा बोना नहीं था। इसके पश्चात जब उन्होंने इस प्रयोग को आगे बढ़ाया, तब उन्होंने देखा कि जब इस F1 पीढ़ी के लंबे पौधे का हम स्वपरागण करवा देते हैं, सेल्फ पोलिनेशन करवा देते हैं, तो और जो बीज प्राप्त होते हैं इस F1 पीढ़ी के स्वपरागण से, उन बीजों को जब हम उगाकर अंकुरित करके देखते हैं तो हमें लंबे F2 पीढ़ी में लंबे पौधे के साथ साथ बोने पौधे भी दिखाई देते हैं। इस प्रयोग के दौरान मेंडल ने अनुमान प्रकट किया कि यहाँ पर जब F1 पीढ़ी में यह बोना पौधा अपना लक्षण प्रकट नहीं कर पाता है, तो ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं लंबा पौधा जो है वो प्रभावी लक्षण वाला होगा। वहीं F2 पीढ़ी के जो परिणाम उनको प्राप्त हुए, जिसमें लंबे पौधे के साथ बोने पौधे भी प्राप्त हुए, इस दौरान उन्होंने
अपना अनुमान यह बताया कि हो सकता है कि जो F2 पीढ़ी में इस बोने पौधे से आए हुए लक्षण यहाँ पर F2 पीढ़ी में थे, जो कि किसी कारण से प्रकट नहीं हो पाए होंगे, वो अब जाकर F2 पीढ़ी में कुछ संख्या में प्रकट हो गए। अर्थात यहाँ पर उन्होंने पृथक्करण के नियम का अनुमान लगाया कि हो सकता है कि यहाँ पर जो F1 पीढ़ी का कोई अप्रभावी लक्षण जो अपने आप को प्रकट नहीं कर पाया था, वो अब आगे चलकर F2 पीढ़ी में, अगली पीढ़ी में अपने आप को प्रकट कर पाया है। और चूँकि वो यहाँ प्रभावी जीन के कारण अपने आप को प्रकट नहीं कर पाया था, लेकिन F1 पीढ़ी से जब F2 बनी तो इस दौरान वह अप्रभावी जीन प्रभावी जीन से पृथक हो गया और उसने यहाँ पर अपने आप को प्रकट F2 पीढ़ी में आके अपने आप को प्रकट कर दिया। यहाँ पर उनके ये अनुमान थे। उसके बाद जब उन्होंने और प्रयोग किए तो उन्होंने यहाँ इन्हीं प्रयोगों के आधार पर प्रभावितता का नियम और पृथक्करण का नियम प्रतिपादित किया। लेकिन उसके पहले आइए कुछ और भी बातें, रोचक बातें जो मेंडल के प्रयोगों से संबंधित है, उनको हम देखते हैं। मेंडल ने अपने इसी प्रयोग को जिसमें उन्होंने एक लंबे पौधे और एक बौने पौधे का उपयोग किया था, इसी पौधे को अब यहाँ पर निश्चित कारकों को दर्शाकर प्रदर्शित किया और अपने जो परिणाम हैं उन परिणाम को पुनेट स्क्वायर या पुनेट वर्ग में दर्शाया। मेंडल ने अपने इस प्रयोग में बताया कि जो प्रभावी जो लंबा पौधा होता है, उस लंबे पौधे के पास सामान्यतः दो प्रभावी कारक होंगे। अर्थात यह एक द्विगुणित पौधा है और इस द्विगुणित पौधे में दो प्रभावी जीन होंगे जो इसकी लंबाई को नियंत्रित करते होंगे। वहीं दूसरे बौने पौधे के लिए उन्होंने, चूँकि वो बौना पौधा है, अर्थात अपने प्रयोग में उन्होंने देखा कि वो F1 पीढ़ी में अपने लक्षणों को प्रकट नहीं कर पाता है, अर्थात उन्होंने बताया कि ये बौना पौधा जो है इसके पास में भी दो कारक होंगे, लेकिन चूँकि वो अप्रभावी है इसलिए उनको स्मॉल t या छोटे t से दर्शाया। जब उन्होंने इन दोनों पौधों के बीच में संकरण करवाया, उसके बाद उन्होंने जो F1 पीढ़ी के पौधे प्राप्त हुए उनको इस पुनेट स्क्वायर में प्रदर्शित किया। उन्होंने देखा कि जो प्रभावी पौधा होता है उससे दो प्रकार के युग्मक बनते हैं, कैपिटल टी टाइप के प्रभावी युग्मक, और जो बौना पौधा है उससे स्मॉल टी छोटे टी जो युग्मक बनते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक ही स्थिति बनेगी, एक ही प्रकार के पौधे होंगे जो कैपिटल टी और स्मॉल टी कारक युक्त होंगे। अर्थात ये चारों पौधे जो हैं ये एक समान हैं, इनका आनुवांशिक गुण भी समान है और ये दिखने में भी सभी पौधे लंबे होंगे। क्योंकि यहाँ पर ये कैपिटल टी जो है ये एक प्रभावी जीन है और दूसरा अप्रभावी जीन है, अप्रभावी कारक है। अप्रभावी कारक प्रभावी कारक की उपस्थिति में प्रकट नहीं हो पाता है। अब उन्होंने इस F1 पीढ़ी के जो फर्स्ट फिलल जनरेशन है इसके लंबे पौधों को आपस में स्वपरागण करवाया और उसको भी पुनेट स्क्वायर से दर्शाया। उन्होंने यहाँ पर कैपिटल टी, स्मॉल टी जो F1 विषम युग्मकी पौधे थे, इन विषम युग्मकी पौधों में स्वपरागण की प्रक्रिया करवाई। तो उन्होंने देखा कि चूँकि ये विषम युग्मकी पौधे हैं, अर्थात ये दो प्रकार के युग्मक पैदा करेंगे और ऐसी स्थिति में यहाँ पर ये F2 जनरेशन में संख्या में 4 पौधे प्राप्त करेंगे जो कि कुछ इस प्रकार होंगे। इन 4 पौधों में से जो 3 पौधे होंगे वो दिखने में लंबे होंगे, कैपिटल टी समयुग्मकी प्रभावी हो गया, ये दूसरा विषम युग्मकी लेकिन प्रभावी और ये भी विषम युग्मकी, और अंत में एक पौधा जो होता है जिसमें दोनों अप्रभावी कारक आ जाते हैं, इसके कारण ये एक बौना पौधा यहाँ पर हो जाता है।
अब इस प्रकार से उन्होंने बताया कि ये जो F2 पीढ़ी के जो पौधे होते हैं, इन पौधों में लंबे और बौने पौधे का जो अनुपात होता है वो 3:1 होता है। अर्थात यदि हम 100 पौधे यहाँ पर प्राप्त करें तो उन 100 पौधों में हमें 25 पौधे ऐसे मिलेंगे जो बौने होंगे और 75 पौधे ऐसे मिलेंगे जो लंबाई में ऊंचे होंगे, यानी कि लंबे होंगे। अर्थात यहाँ पर लंबे और बौने पौधे का जो अनुपात होगा वह अनुपात 3:1 होगा। उसी तरीके से जब हम इनके आनुवंशिक लक्षणों के आधार पर इनका अनुपात निकालें तो यहाँ पर ये एक पौधा जो है ये समयुग्मकी प्रभावी और दूसरा ये जो पौधा है ये समयुग्मकी अप्रभावी और ये जो 2 पौधे हैं ये विषम युग्मकी होंगे। अर्थात इनका अनुपात भी 1:2:1 होगा, 1:2:1 होगा। अर्थात ये जो हम आनुवंशिक आधार पे इनके कारकों के आधार पे जो इनका अनुपात निकाल रहे हैं यह अनुपात जीनोटाइप कहलाएगा। वहीं आकारिकी आधार पे जो लंबे और बौने का अनुपात हमने प्रकट किया वह फिनोटाइप कहलाएगा। चलिए आगे चलते हैं कि मेंडल ने अपने इस प्रकार का जो प्रयोग था जिसमें उन्होंने यहाँ पर सबसे पहले ये जो शुद्ध पौधा लिया था कैपिटल टी, इसको उन्होंने किस प्रकार प्राप्त किया होगा, क्योंकि आप इस प्रयोग में ये भी देख रहे हैं कि कैपिटल टी स्मॉल टी वाला एक पौधा जो हमें यहाँ पर F1 पीढ़ी में प्राप्त हुआ था और F2 पीढ़ी में भी हमें 2 पौधे प्राप्त हुए थे, ये भी दिखने में लंबे हैं। तो मेंडल ने अपने गार्डन में से ऐसे पौधे को कैसे चुन लिया होगा, उन्होंने किस प्रकार के ऐसा प्रयोग किया होगा कि उन्हें मालूम चल गया कि ये जो पौधा है जो मैं ले रहा हूँ ये पौधा एक शुद्ध पौधा है, ना कि विषम युग्मकी, ये एक समयुग्मकी पौधा है, विषम युग्मकी पौधा नहीं है। ऐसा उन्होंने किस प्रकार मालूम किया होगा, आइए इसके बारे में भी हम अध्ययन करते हैं। मान लिया जाए कि आप एक प्रयोग करना चाहते हैं, उसमें आप एक सफ़ेद पुष्प वाले मटर के पौधे का संकरण एक पर्पल रंग वाले पुष्प वाले मटर के पौधे के साथ करवाना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप जानते हैं कि ये मटर का वह पौधा जिसमें सफ़ेद रंग के पुष्प होते हैं, सफ़ेद रंग पुष्प के लिए यहाँ पर ये अप्रभावी होता है और जिसको आप 2 स्मॉल w से प्रदर्शित कर देंगे। लेकिन आप जब गार्डन में जाएंगे और वहाँ देखेंगे कि वहाँ आपको एक पर्पल कलर के पुष्प वाला पौधा लेना है, तो वहाँ पर पर्पल पुष्प के लिए आपको जो पौधा दिखेगा वो इस तरीके का समयुग्मकी भी हो सकता है जिसमें दोनों कारक कैपिटल टी कैपिटल W हो, या कैपिटल W स्मॉल w वाला पौधा भी वहाँ पर उपस्थित होगा, विषम युग्मकी पौधा भी वहाँ उपस्थित होगा जो कि दिखने में आपको पर्पल ही दिखाई देगा। ये भी पर्पल दिखाई देगा और ये वाला पौधा भी आपको पर्पल पुष्प वाला ही दिखाई देगा। तो आप किस प्रकार से चुनेंगे या मेंडल ने किस प्रकार से ऐसे शुद्ध पौधे को चुना होगा, इसके लिए उन्होंने एक क्रॉस करवाया जो कि टेस्ट क्रॉस के नाम से जाना जाता है। यदि हम इस प्रयोग के दौरान मान लिया जाए कि एक विषम युग्मकी पर्पल पुष्प वाले पौधे को लेते हैं जिसमें एक तो बड़ा W और दूसरा स्मॉल w है, तो ऐसी स्थिति में चूंकि यह विषम युग्मकी है इसलिए ये दो प्रकार के गैमिट या युग्मक पैदा करेगा, एक कैपिटल W और दूसरा स्मॉल w। वहीं जो दूसरा हमारा पुष्प जो कि सफ़ेद पुष्प है और अप्रभावी लक्षण वाला है, ऐसी स्थिति में इसके पास में सिर्फ एक ही प्रकार के कारक होंगे स्मॉल w, और वो एक ही प्रकार का युग्मक पैदा कर पाएगा जो कि स्मॉल w। अब जब निषेचन की प्रक्रिया यहाँ पर
संपन्न होगी। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर ये स्मॉल w लक्षण के कारण यह एक पौधा बोना सफ़ेद पुष्प वाला यहाँ पर दिखाई देगा। वहीं दूसरा पौधा जो है वो कैपिटल W स्मॉल w, क्योंकि ये प्रभावी लक्षण है, इसके कारण यह पर्पल पुष्प वाला दिखाई देगा। तो ऐसी स्थिति में अब हमें ये मालूम हो गया कि ये जो हमने पर्पल पुष्प वाला मटर का पौधा लिया था वह समयुग्मकी ना होकर विषम युग्मकी है। क्यों? क्योंकि यदि वो समयुग्मकी होता तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर ये सफ़ेद पुष्प वाला पौधा हमें F2 जनरेशन में प्राप्त नहीं होता। तो इस तरीके से हम यहाँ पर हमने ये मालूम कर लिया कि ये जो पौधा हमने लिया था यह समयुग्मकी ना होकर विषम युग्मकी है। यदि हम समयुग्मकी पौधे के साथ में टेस्ट क्रॉस करवाते हैं, मान लिया जाए आपने जो पौधा लेके आए वो समयुग्मकी है, यदि इसका हम टेस्ट क्रॉस करवाते हैं सफ़ेद पुष्प वाले पौधे के साथ में, तो चूंकि ये दोनों ही समयुग्मकी है, यहाँ पर एक ही प्रकार का युग्मक बनेगा कैपिटल W और यहाँ पर एक ही प्रकार का युग्मक बनेगा स्मॉल w, और अगली पीढ़ी में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार के पौधे प्राप्त होंगे और वो होंगे पर्पल रंग के पुष्प वाले पौधे। अर्थात 100% हमें पर्पल रंग के पुष्प वाले पौधे मिलेंगे, कोई भी सफ़ेद पुष्प वाला पौधा नहीं मिलेगा। अर्थात हमें ये मालूम चल जाएगा कि जो पौधा हमने यहाँ पर लिया है पर्पल पुष्प वाला वह समयुग्मकी है, ना कि विषम युग्मकी। तो यह एक प्रकार का टेस्ट क्रॉस है जिससे हम किसी भी पौधे की शुद्धता का पता लगा लेते हैं। इस प्रयोग में भी यही दिखाया गया है कि यदि ये पौधा समयुग्मकी है तो आप देख लीजिए, जब हम सफ़ेद पुष्प वाले पौधे से इसका क्रॉस करवाते हैं तो इस पीढ़ी में कोई भी पौधा सफ़ेद पुष्प वाला पैदा नहीं होता है। वहीं यदि ये पौधा ऐसा विषम युग्मकी है तो ऐसी स्थिति में हमें पर्पल पुष्प वाले पौधे के साथ में सफ़ेद पुष्प वाले पौधे भी प्राप्त होते हैं, जो ये बताते हैं कि इसके पास एक अप्रभावी लक्षण भी था। तो इस प्रकार से मेंडल ने अपने प्रयोग के दौरान उपयोग किए गए शुद्ध पौधों की प्राप्ति की और उसका एकमात्र आधार था वो था टेस्ट क्रॉस परीक्षण संकरण। आइए आगे बढ़ते हैं। मेंडल ने अपने इन प्रयोगों के आधार पर वंशागतिकी के 2 नियम यहाँ पर दिए, जो कि 3 नियम उन्होंने दिए, लेकिन 2 नियम जो हैं वो एक जीन के इनहेरिटेंस से संबंधित है। वहीं जो तीसरा नियम जो स्वतंत्र अभिवन का नियम है वह 2 जीन के इनहेरिटेंस से है। तो हम यहाँ पर वे 2 नियम जो एक जीन के वंशानुक्रम से संबंधित है उनका अध्ययन करेंगे। पहला है प्रभावितता का नियम। मान लिया जाए कि एक लंबा पौधा है, लंबा पौधा और दूसरा शुद्ध बोना पौधा, दोनों शुद्ध पौधे होंगे। आप जानते हैं शुद्ध पौधे हम कैसे प्राप्त करेंगे, जब इनका हम संकरण करवाते हैं, जब इनका क्रॉस करवाते हैं, तो चूंकि ये दोनों ही पौधे समयुग्मकी हैं, एक ही प्रकार के युग्मक पैदा करेंगे, ठीक है। और युग्मक जो हैं वो अर्धगुणित होते हैं, ये भी आपने समझा होगा। अध्याय 1 में आपने इस बात को अच्छे से समझा होगा कि युग्मक जो होते हैं वो हमेशा अर्धगुणित होते हैं, चाहे उनको पैदा करने वाले जीव द्विगुणित हो या अर्धगुणित हो, युग्मक हमेशा अर्धगुणित ही होते हैं। तो जब ये युग्मक लंबे पौधे और बौने पौधे से प्राप्त युग्मक आपस में संलयित होते हैं तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर ये हमारी F1 जनरेशन बनती है, जिसको हम फर्स्ट फिलल जनरेशन के नाम से भी जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि जब हम इस प्रकार का एक शुद्ध लंबा पौधा और एक शुद्ध बौना पौधा लेते हैं तो ऐसी स्थिति में जब हमें F1 पीढ़ी के जो पौधे प्राप्त होते हैं वो सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं। यहाँ पर यहीं से मेंडल के प्रभावितता के नियम का प्रकटन होता है। मेंडल कहते हैं कि वो गुण जो
F1 जनरेशन में प्रकट हो जाते हैं, फर्स्ट पीढ़ी में प्रकट हो जाते हैं, उनको हम प्रभावी नियम कहेंगे, लेकिन वे प्रभावी गुण कहेंगे। लेकिन वे गुण या वे लक्षण, वे कैरेक्टर जो प्रभावी लक्षणों की उपस्थिति में अपने आप को प्रकट नहीं कर पाते हैं, उनको अप्रभावी लक्षण माना जाएगा। तो यही है मेंडल का प्रभाविता का नियम, जिसको हम इस उदाहरण के द्वारा समझा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं मेंडल के स्वतंत्र आव्यूहन के नियम के लिए। तो मेंडल का स्वतंत्र आव्यूहन नियम क्या कहता है, उसी प्रयोग को हम आगे बढ़ाएंगे जो अभी हम देख रहे थे। मेंडल ने अपने प्रयोग में शुद्ध पौधों का प्रयोग किया, शुद्ध लंबा पौधा, शुद्ध बौना पौधा। जब इन दोनों पौधों के बीच में संकरण उन्होंने करवाया तो ऐसी स्थिति में उनको यहाँ पर ये F1 पीढ़ी प्राप्त हुई, और जो कि पूर्ण रूप से F1 पीढ़ी पूर्ण रूप से जो है वो प्रभावी लक्षण को प्रकट कर रही थी। यहाँ पर सभी पौधे जो थे वो लंबे थे, कोई भी पौधा बौना नहीं था। यहाँ पर मेंडल का प्रभाविता का नियम लागू होता है कि कुछ लक्षण जो अपने आप को प्रकट कर देते हैं वो प्रभावी, लेकिन प्रभावी लक्षणों की उपस्थिति में जो लक्षण अपने आप को प्रकट नहीं कर पाते हैं उनको हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। अब विसंयोजन का जो सिद्धांत है, जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, वो यहाँ से उसकी शुरुआत होती है कि जब हम F1 पीढ़ी के पौधों के बीच में स्वपरागण करवाते हैं, जब इनके बीच में हम स्वपरागण करवाते हैं तो हमें F2 पीढ़ी में, जब हमने F1 पीढ़ी के 2 लंबे पौधे लिए और उनके बीच में स्वपरागण करवाया, तो ऐसी स्थिति में हमें F2 पीढ़ी में लंबे पौधों के साथ में बौने पौधे भी प्राप्त हुए। जैसे कि ये यहाँ पर ये समयुग्मकी प्रभावी पौधा प्राप्त हुआ, उसके बाद में यह विषम युग्मकी लेकिन प्रभावी लक्षण कैपिटल T है इसलिए लंबा होगा, और ये तीसरा पौधा कैपिटल T स्मॉल t हमें प्राप्त हुआ, और चौथे पौधे में जो दोनों स्मॉल t युग्मक यहाँ पर आ गए, तो इसलिए एक बौना पौधा भी हमें प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर मेंडल ये कहते हैं कि चूंकि हमें जब F2 पीढ़ी में लंबे पौधों के साथ में बौने पौधे भी प्राप्त होते हैं, तो इसका मतलब ये कि बौने पौधे के पास में 2 अप्रभावी लक्षण आए, और 2 अप्रभावी लक्षण निश्चित रूप से इन दोनों पैतृकों से ही आए होंगे। एक इस पैतृक से आया होगा और एक इस पैतृक से आया होगा, ठीक है। लेकिन यह अप्रभावी लक्षण इन पैतृकों में प्रकट नहीं हो पाया था। तो मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये कहता है कि F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षणों के साथ में अप्रभावी लक्षण भी होते हैं, लेकिन वो प्रकट नहीं हो पाते हैं। लेकिन उस स्थिति में भी वो अप्रभावी लक्षण प्रभावी लक्षणों के साथ में मिक्स नहीं होते हैं, उनका संयोजन नहीं होता है। और जब गैमेट फॉर्मेशन की बारी आती है, जब युग्मक निर्माण की बारी आती है, तो ये अप्रभावी लक्षण इन प्रभावी लक्षणों से पृथक हो जाते हैं और अपने आप को F2 पीढ़ी में प्रकट कर देते हैं। इसीलिए हमें F2 पीढ़ी में जो फिनोटाइप है वह 3:1 मिलता है, 3 लंबे और 1 बौना पौधा मिलता है। वहीं जो जीनोटाइप होता है वो हमें 1:2:1 मिलता है, अर्थात हमें यहाँ पर एक समयुग्मकी प्रभावी पौधा मिलता है, 2 हमें विषम युग्मकी पौधे मिलते हैं और 1 पौधा हमें समयुग्मकी अप्रभावी मिलता है। यही है मेंडल का विसंयोजन नियम या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इस अंक में इतना ही। आगे इस चैप्टर को जारी रखते हुए हम अगले वीडियो में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या स्वतंत्र आव्यूहन के नियम के बारे में भी बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।